हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक ऐसी गलती के बारे में बात करने वाले हैं जो एक नया इन्वेस्टर जब मार्केट में आता है और जब डिसाइड करता है कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या गलती करता है। सबसे बड़ी अगर कोई गलती अगर जब नया इन्वेस्टर जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले करता है, वो ये है कि वो हमेशा उस जिस म्यूचुअल फंड के बारे में वो सोच रहा है इन्वेस्ट करने का, उसका पास्ट परफॉर्मेंस में देखता है कि इसने लास्ट 5 ईयर में 20%, 25%, 15% इतना CAGR अपने को दिया है, मतलब म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी गलती है कि किसी भी म्यूचुअल फंड को सिर्फ और सिर्फ उसके पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे वो जज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से रीजंस हैं कि आपको म्यूचुअल फंड्स का जो पास्ट परफॉर्मेंस है कि उसने कितने परसेंटेज रिटर्न दिया है हर साल, वो आपको नहीं देखना चाहिए। उसके 3 मेन रीजंस हैं। ठीक है, तो पहला रीजन ये है कि हर एक म्यूचुअल फंड जो है उसमें कुछ नंबर ऑफ स्टॉक्स रहते हैं, मतलब कोई म्यूचुअल फंड में 40, 50, 100 स्टॉक्स तक उसमें हो सकते हैं, उसमें बॉन्ड्स भी हो सकते हैं और अलग सिक्योरिटीज भी हो सकती है। ठीक है, तो हर म्यूचुअल फंड जो है वो ऑन एन एवरेज एवरी ईयर, आई मीन वंस इन अ ईयर, वो अपना जो स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो है पूरा म्यूचुअल फंड का, उसको वो रीबैलेंस करते हैं। रीबैलेंस मतलब कि उसमें से कोई स्टॉक्स जो है जिसने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, तो उसको जो फंड मैनेजर है उनको वो म्यूचुअल फंड से बाहर निकालेगा। ठीक है, और नए स्टॉक्स को ऐड करेगा। तो ऐसे रीबैलेंसिंग एवरी ईयर होता रहता है। ठीक है, तो ये हमें नहीं, क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल अगर फंड मैनेजर ने नया कोई स्टॉक अगर उसमें इंक्लूड किया है और पुराना स्टॉक जो है उसको एक्सक्लूड किया है अपने पोर्टफोलियो से, तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जो उसने नया स्टॉक अपने इस पोर्टफोलियो में लिया है तो वो परफॉर्म करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये एक अनसर्टेनिटी और एक आप रीजन बोल सकते हो कि जिसकी वजह से जो म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस है वो आप रिलाई नहीं कर सकते, ना ही उसका फ्यूचर में क्या होगा वो भी हम उसका फिक्स नहीं कह सकते। फिर सेकंड रीजन है कि जहाँ पे आपको रिलाई नहीं करना चाहिए उसके पास्ट परफॉर्मेंस पे, और वो है कि इंडस्ट्री आउटलुक क्या होता है। ठीक है, अभी इंडस्ट्री आउटलुक मतलब एवरी म्यूचुअल फंड जो होता है वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में उनका कहीं पे वेटेज ज़्यादा होगा, कहीं पे वेटेज कम होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई कोई म्यूचुअल फंड है जहाँ पे IT और फाइनेंशियल्स मतलब बैंकिंग एंड NBFCs में उनका जो वेटेज है वो ज़्यादा रहता है। अभी IT और बैंकिंग फाइनेंशियल्स वगैरह जो है वो कोई कोई टाइम अच्छा करते हैं, कोई कोई टाइम अच्छा नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी आपने जब उसका पास परफॉर्मेंस देखा, आपने देखा कि वहाँ पे उसने 20-25 एवरी आई मीन 20-25% का एवरी ईयर आपको रिटर्न दिया है पास्ट में। ठीक है, तो पॉसिबल है कि वहाँ पे उस टाइम पे इन दो सेक्टर के लिए जो मार्केट एनवायरनमेंट जो था, माइक्रो और मैक्रो फैक्टर्स, वो फेवरेबल थे। बट उसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको फ्यूचर में भी सेम चीज उसी दो सेक्टर को मिलेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से भी जो म्यूचुअल फंड का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो फ्लक्चुएट करता रहेगा। मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि जो उसने पास्ट में रिटर्न दिए हैं वो 100% मतलब आपको फ्यूचर में भी सेम रिटर्न मिलेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है इसकी वजह से। फिर थर्ड रीजन है कि जहाँ पे म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है, ठीक है, फंड मैनेजर जिसको हम बोलते हैं, तो वो चेंज होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी कोई म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो एक वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल को प्रेफर करता है। ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फंड मैनेजर जो है वो 10 सालों से 20 साल 25 साल वो एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर रहेगा। ठीक है, उसको अगर कोई कई जगह पे अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई तो वो प्रोबेबली वहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो जब नया एक फंड मैनेजर उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए आता है तो उसकी जो फिलोसॉफी है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो पहले था वो वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो करता था, अभी जो नया आया है वो शायद ग्रोथ इन्वेस्टिंग फॉलो करे या तो फिर मोमेंटम इन्वेस्टिंग को भी फॉलो करे। ठीक है, तो जैसे आप सबको पता है कि देयर आर डिफरेंट फिलोसॉफीज व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो हमें नहीं पता है कि जो नया फंड मैनेजर आया है अभी रिसेंटली वो कैसा परफॉर्म करेगा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ठीक है, अगर मार्केट में अगर अवेलेबल है देन इट इज फाइन, बट अगर नहीं है, कोई नया फंड मैनेजर है, देन वी विल हैव टू बी केयरफुल। ठीक है, तो ये 3 मेजर रीजंस हैं कि जिसकी वजह से हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि जो किसी म्यूचुअल फंड ने पास्ट में जो रिटर्न दिए थे वही हमें फ्यूचर में भी मिलेंगे। मतलब उसका ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी अगर म्यूचुअल फंड ने अंडर परफॉर्म करा है फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इन द पास्ट, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो फ्यूचर में भी अंडर परफॉर्म करेगा। ठीक है, ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि वो आउट परफॉर्म कर जाए। ठीक है, तो ये सारा मतलब मैक्रो और माइक्रो एनवायरनमेंट जो किसी
कंट्री का रहता है, ठीक है, उसके बेस पे और बहुत सारे जो रीज़न जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए, उसके बेस पे डिसाइड होता है कि म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये 3 मेन रीज़न थे और आई होप कि आप ऐसी गलती नहीं करोगे कि जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड को सिर्फ और सिर्फ उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे आप उसको जज करोगे। रादर आपको क्या करना चाहिए, आपको ये देखना है कि फंड में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। आजकल सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से आप कोई भी फंड, कोई भी म्यूचुअल फंड है तो उनकी आई थिंक टॉप 10 होल्डिंग जो है वो आप देख सकते हो कि उस फंड में कौन कौन से स्टॉक्स है, कौन कौन से सिक्योरिटीज में, अगर डेट म्यूचुअल फंड है तो उससे कौन से बॉन्ड्स लिए हैं, वो सब आप चेक कर सकते हो। प्लस उसका फंड मैनेजर कौन है, ठीक है, उस फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक कौन सा है, उसने कौन कौन से फंड पहले मैनेज किए हुए हैं, ठीक है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। प्लस आपको ये भी चेक करना है कि उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड कितना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जब एनालाइज करोगे तब आपको पता चलेगा कि ओके ये म्यूचुअल फंड मेरे लिए है कि नहीं, ये मेरे जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको ये मीट करता है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को देख के समझ के आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ उसके पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए बिना बच्चे। थैंक यू।